नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के इतिहास में एक बहुत ही अहम शुरुआती केस पर नजर डालेंगे। हाँ, 1950 का ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। बिल्कुल। हमारे पास स्रोत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के कुछ मुख्य अंश हैं। और मकसद ये समझना है कि जब संविधान बिल्कुल नया नया था तो कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को कैसे देखा। खास तौर पर पर्सनल लिबर्टी मतलब अनुच्छेद 21 और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन अनुच्छेद 22। हाँ, और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि उस नए गणराज्य में कोर्ट ने एक व्यक्ति की आज़ादी और दूसरी तरफ राज्य की सुरक्षा, इसके बीच बैलेंस कैसे बनाया। सही कहा। तो चलिए इसी की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं। मामला क्या था? ए.के. गोपालन जो एक कम्युनिस्ट नेता थे, उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत हिरासत में लिया गया था। हाँ, और उन्होंने इसी डिटेंशन को चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में। उनका मेन आर्ग्यूमेंट क्या था? उनका कहना था कि ये जो कानून है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, ये उनके मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। कौन कौन से मौलिक अधिकार? खास तौर पर 3 अनुच्छेद। एक तो अनुच्छेद 19 जिसमें वो घूमने फिरने की आज़ादी मतलब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी शामिल है। फिर अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 22 जो अरेस्ट और डिटेंशन से जुड़े कुछ सेफगार्ड्स देता है। अच्छा, तो यहाँ एक बड़ी बहस शायद अनुच्छेद 19 और 21 के रिश्ते को लेकर हुई। बिल्कुल। गोपालन के वकीलों का तर्क था कि भाई नजरबंदी जो है वो सीधे सीधे अनुच्छेद 19(1)(d का उल्लंघन है, मतलब देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी पर रोक। तो उनका कहना था कि इसलिए कानून कितना वाजिब है, इसकी रीजनेबलनेस टेस्ट होनी चाहिए अनुच्छेद 19(5) के तहत। मतलब ये देखना कि ये रोक मनमानी तो नहीं। लेकिन कोर्ट ने क्या माना? मेजॉरिटी जजों ने? हाँ, जो बहुमत था चीफ जस्टिस कानिया, जस्टिस पतंजलि शास्त्री दास, उन्होंने ये दलील नहीं मानी। अच्छा, उनका क्या कहना था? उनका नजरिया था कि देखिए, अनुच्छेद 19 जो है वो आज़ाद नागरिकों को कुछ खास आज़ादियां देता है, बोलना, मिलना जुलना, घूमना फिरना वगैरह। ये तब लागू होता है जब आप आज़ाद हों। और अगर कोई नजरबंद है तो अगर किसी को कानूनी तौर पर उसकी स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया है, जैसे नजरबंद कर दिया, तो मामला अनुच्छेद 19 का नहीं रहता, वो फिर अनुच्छेद 21 और 22 के दायरे में आ जाता है। ओहो, मतलब अगर आप कानूनी प्रक्रिया के तहत डिटेन हो गए तो आप अनुच्छेद 19 वाली घूमने फिरने की आज़ादी का दावा ही नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। मेजॉरिटी का यही व्यू था। उनका कहना था कि लीगल डिटेंशन होने पर अनुच्छेद 19 के अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं। ये तो काफी कह सकते हैं स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन थी उस वक्त। हाँ, बहुत। और इसीलिए जस्टिस फजल अली ने इससे असहमति जताई। वो माइनॉरिटी में थे इस पॉइंट पर। उनका क्या तर्क था? उनका मानना था कि भाई घूमने फिरने की आज़ादी तो पर्सनल लिबर्टी का सार है, उसका एसेंस है। नजरबंदी सीधे सीधे अनुच्छेद 19(1)(d पर हमला है। तो फिर कानून की रीजनेबिलिटी अनुच्छेद 19(5) के तहत जरूर परखी जानी चाहिए। उन्होंने नजरबंदी को घूमने फिरने पर लगे प्रतिबंध जैसा ही माना। ये बहस तो काफी बुनियादी थी। इसके बाद फिर अनुच्छेद 21 पर बात आई होगी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हाँ बिल्कुल, अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। तो सवाल ये उठा कि ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ आखिर है क्या? हाँ, याचिकाकर्ता मतलब गोपालन की तरफ से ये कहा गया कि विधि का मतलब सिर्फ संसद का बनाया कानून नहीं है, इसमें नेचुरल जस्टिस मतलब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत भी शामिल है। जैसे कि अमेरिकी संविधान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। बिल्कुल, उन्होंने उसी तरफ इशारा किया था कि प्रक्रिया का सिर्फ होना काफी नहीं, उसका न्यायपूर्ण फेयर होना भी जरूरी है। लेकिन बहुमत जजों ने इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझकर अमेरिकी ड्यू प्रोसेस की बजाय जापानी संविधान से प्रेरित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को चुना था। अच्छा। और इसका मतलब क्या निकाला उन्होंने? सीधा मतलब विधि मतलब राज्य का बनाया कानून यानी लेक्स, न कि कोई अमूर्त न्याय का सिद्धांत यानी जूस। और स्थापित प्रक्रिया मतलब वो तरीका जो लेजिस्लेचर ने यानी विधायिका ने तय कर दिया है। बाप रे, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट ये नहीं देखेगी कि प्रक्रिया फेयर है या नहीं, बस ये देखेगी कि कानून में कोई प्रक्रिया है। हाँ, ज्यादातर जजों का यही मानना था।
कोर्ट का काम बस ये देखना है कि नजरबंदी के लिए कानून में कोई प्रोसीजर लिखा है या नहीं। वो प्रोसीजर कितना सही है, कितना गलत, ये कोर्ट तय नहीं करेगी, बस कानून वैलिड होना चाहिए। यहाँ भी जस्टिस फजल अली असहमत थे शायद। बिल्कुल। उन्होंने फिर से असहमति जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर विधि का मतलब सिर्फ संसद का बनाया कानून मान लिया गया तो अनुच्छेद 21 तो बस एक दिखावा रह जाएगा। कैसे? क्योंकि फिर तो विधायिका कोई भी कैसी भी मनमानी प्रक्रिया बना देगी और वो संवैधानिक मान ली जाएगी। हाँ। उन्होंने जोर दिया कि विधि में न्याय के बुनियादी सिद्धांत जैसे दूसरे पक्ष को भी सुनो, ऑडी अल्टरम पार्टिम, शामिल होने ही चाहिए। ये तो बहुत बड़ा अंतर था सोच में। हाँ बिल्कुल। फिर कोर्ट ने अनुच्छेद 22 को देखा होगा, जो खास प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में है। हाँ, उसमें कुछ सेफगार्ड्स दिए गए हैं। जैसे 3 महीने से ज्यादा नजरबंदी करनी है तो एक एडवाइजरी बोर्ड की राय लेनी होगी, और नजरबंदी के ग्राउंड्स मतलब आधार बताने होंगे, और व्यक्ति को अपना पक्ष रखने मतलब रिप्रेजेंटेशन देने का मौका देना होगा। इसी से जुड़ा हुआ एक्ट का सेक्शन 14 वाला मुद्दा था, है ना, जिस पर सब जज सहमत थे। रिप्रेजेंटेशन देता है उसे किसी भी कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जा सकता, मतलब वो सीक्रेट रहेंगे। ये तो अजीब बात है। बिल्कुल। और इस पर सारे जज मतलब बहुमत वाले भी और असहमत वाले भी सब एक मत थे। क्या कहा उन्होंने? सब ने मिलकर धारा 14 को अल्ट्रा वायर्स मतलब संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया। किस आधार पर? उन्होंने कहा कि ये धारा सीधे सीधे अनुच्छेद 22(5) का उल्लंघन करती है, जो कहता है कि आधार बताए जाए और अभ्यावेदन का मौका दिया जाए, और अनुच्छेद 32 का भी उल्लंघन है, जो कोर्ट जाने का अधिकार देता है। मतलब कोर्ट को पता तो चलना चाहिए कि आधार क्या है। एग्जैक्टली। कोर्ट कैसे तय करेगी कि आधार सही है, मनगढ़ंत तो नहीं, अगर वो उन्हें देख ही ना सके। तो धारा 14 को रद्द कर दिया गया। तो अंत में फैसला क्या हुआ गोपालन की याचिका का? याचिका तो खारिज हो गई। अच्छा। क्योंकि कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को धारा 14 को छोड़कर बाकी संवैधानिक माना। मतलब कानून सही था, बस उसका एक हिस्सा धारा 14 गलत था। तो अगर संक्षेप में कहें, इस केस के मुख्य निष्कर्ष क्या रहे? पहला, संविधान के बिल्कुल शुरुआती दिनों में अनुच्छेद 21 की बहुत ही संकीर्ण मतलब शाब्दिक व्याख्या की गई। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ड्यू प्रोसेस से अलग माना गया। दूसरा, अनुच्छेद 19 की आजादियों और अनुच्छेद 21 की जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अलग-अलग कंपार्टमेंट में बांट दिया गया। और तीसरा, निवारक निरोध के संवैधानिक ढांचे को मान्यता दी गई, लेकिन पारदर्शिता के लिहाज से वो जो गोपनीयता वाली धारा 14 थी, उसे हटा दिया गया। ये फैसला तो काफी समय तक नजीर बना रहा। हालांकि बाद में, जैसा आपने कहा, मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या को बहुत फैला दिया। हाँ बिल्कुल। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में ही न्यायपूर्ण प्रक्रिया का तत्व शामिल कर लिया गया। शाब्दिक और कह सकते हैं थोड़ी सख्त व्याख्या थी। उसे हम आज कैसे देखें, खासकर जब हम बात के उदार संवैधानिक विकास को देखते हैं और राज्य सुरक्षा बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संतुलन को समझने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि शुरुआती संतुलन और बाद में हुए बदलाव हमें क्या सिखाते हैं। Subscribe.